हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोथेरेपेटिक्स है डी फार्मा सेकंड ईयर का, इसका चैप्टर नंबर 2 में ए का जो पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें क्या पढ़ेंगे, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर है, इनमें जो भी डिसीज होती है उनके बारे में हम इसमें देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इसका ये चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और भी लेक्चर्स आने वाले हैं और भी डिसीज है उनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करने वाले हैं, देखिए। सबसे पहले हम हाइपरटेंशन के बारे में देखेंगे डिटेल में, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन देखेंगे। फिर हम बात करेंगे ईटियोलॉजी की, फिर पैथोजेनेसिस की, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे, और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। और आज के बाद हम सारे चैप्टर्स में जो भी जितने भी डिसीज हैं ऐसे ही हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले बता दूं, अगर आप इसको पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या ही आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टमिक डिसऑर्डर होते हैं उनमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं हाइपरटेंशन को। नॉर्मली हाइपरटेंशन के बारे में सबको पता ही हो, तो और उसकी जानकारी लीजिए। देखिए, हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी। क्या बोल सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी। ये तो आपने कॉमनली देखा होगा। इज ए कॉमन कंडीशन इन विच द लॉन्ग टर्म फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टरी वॉल इज हाई इनफ that is may eventually cause severe health complication may related to the heart। यानी जो फोर्स होता है, जो लॉन्ग टर्म फोर्स होता है, जो आर्टरी पे लगता है, अगर वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब जो है हाइपरटेंशन बोलते हैं। अगर जो है ब्लड में, मतलब जो हार्ट में है उनमें ब्लड का फ्लो वो जल्दी जल्दी होने लग जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ठीक है, यानी इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, बेसिकली देखिए क्या है कि जो लॉन्ग टर्म जो फोर्स है ब्लड का अगेंस्ट आर्टरी, मतलब जो ब्लड का अगेंस्ट आर्टरी वॉल जो फोर्स है वो हाई हो जाता है, उसी को हम बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। एक कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर ऑफ सिस्टमिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन। ठीक है, यानी जो नॉर्मल प्रेशर होता है, जो कि हार्ट में जो ब्लड है वो पंप होता है, अगर उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसे हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। Therefore, to deliver blood to tissue, the heart work harder। यानी जो अपना हार्ट होता है वो बहुत ज्यादा काम करता है, मतलब बहुत हार्डर काम करता है ब्लड को टिश्यू के पास पहुंचाने के लिए। तो ओवरकम द इंक्रीजिंग सिस्टमेटिक प्रेशर, यानी जो सिस्टमेटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है उसको कम करने के लिए। दिस इंक्रीज सिस्टमिक आर्टरी प्रेशर पुट स्ट्रेन ऑन द हार्ट, यानी जैसे यह सिस्टमिक आर्टरी प्रेशर जो इंक्रीज होता है स्ट्रेन करता है हार्ट पे एंड अदर आर्टरीज दैट रिजल्ट इन हाई ब्लड प्रेशर, जो कि रिजल्ट होता है किसका, हाई ब्लड प्रेशर का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया हेल्थी, लेकिन इसमें क्या हो गया, ये जो है ये बढ़ गया। देखिए ये क्या है, ये बढ़ गया इसका साइज। उसमें क्या है कि जो ब्लड फ्लो है वो बहुत टाइट तरीके से होगा। ठीक है, तो उसी हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर अडल्ट में कैसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होना चाहिए, लेस देन 120, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो होना चाहिए लेस देन 80। ठीक है, ये कंडीशन होगी तो ये नॉर्मल है। वहीं हम बात करें प्री हाइपरटेंशन की या एलिवेटिव हाइपरटेंशन की, तो उसमें कितना होता है, 120 to 129 और लेस देन 80। ठीक है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। वहीं हम बात करें स्टेज 1 हाइपरटेंशन की, तो इसे हम बोलते हैं 130 to 139। ये क्या है, ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन, 80 to 89। वहीं हम बात करें स्टेज 2 हाइपरटेंशन की, तो इसमें 140 या उससे ज्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे स्टेज 2 हाइपरटेंशन।
और 90 से ज़्यादा है तो उसे हम बोलते हैं, मतलब अगर डायस्टोलिक प्रेशर 90 से ज़्यादा है और सिस्टोलिक प्रेशर 140 से ज़्यादा है उसे हम बोलेंगे स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और लास्ट होता है हाइपरटेंसिटिव क्रिसिस, हायर देन 180 है तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। हायर देन 120 हो तो डायस्टोलिक प्रेशर। अब हम टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की बात करें तो देखिए, एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपरटेंशन क्रिसिस। इन तीनों के हम डिटेल में देखने वाले हैं आने वाली स्लाइड में, तो देखिए एक एक करके देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, यानी ये बहुत कॉमन टाइप का हाइपरटेंशन है। अबाउट 90 to 95% यही हाइपरटेंशन से सारे पेशेंट, मतलब जो पॉपुलेशन है वो मतलब जो है सफर कर रही होती है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट आइडेंटिफाइड, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर इज नॉट आइडेंटिफाइड मतलब इसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है किस वजह से ये ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ईटियोलॉजी। सबसे पहले आपको बता दूं कि ईटियोलॉजी का मतलब होता है कि कॉज, किस वजह से ये कॉज हो रहा है, ठीक है। यानी हम कॉज को ही क्या बोल सकते हैं, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मतलब ये जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ये किस वजह से होता है, किस वजह से होता है यानी किस रीजन से होता है, वो उसको हम बोलते हैं कॉज या ईटियोलॉजी बोलो। यानी इन कंडीशंस में ये परेशानी हो सकती है, उसे हम बोलेंगे ईटियोलॉजी। द एग्जैक्ट रीजन ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन इज नॉट क्लियर आइडेंटिफाइड, यानी अभी तक एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चला। एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में बी कंसिडर एज कॉज, यानी इनमें से कोई भी फैक्टर को हम कॉज मान सकते हैं। देखिए, हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथिक नर्व स्टिमुलेशन, यानी अगर हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं जो सिंपैथिक नर्व होते हैं वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। बिकॉज इट इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्स्ट्रक्ट सम ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और ये हाई मतलब जो है हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। या वैसो कंस्ट्रक्शन भी हम बोल सकते हैं, ड्यू टू रीजन ऑफ वैसो एक्टिवेट सब्सटेंस फ्रॉम एंडोथेलियल सेल, ठीक है। नाइट्रिक एसिड हो गए जैसे एंडोथेलियन हो गए। इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट, या अगर कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इस वजह से हुआ है। या टू मच सोडियम इन डाइट, या अगर हम डाइट में सॉल्ट ज्यादा खा रहे हो तो कंडीशन में हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, अगर फैमिली हिस्ट्री यानी पहले से फैमिली में होते हुए आया है तो ये हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। ये हो गई ईटियोलॉजी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी जो हाइपरटेंशन है उसके बारे में। दिस इज ए लेस कॉमन टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, अबाउट 5 to 10% लोगों को ही, मतलब 5 to 10% ही देखा जाता है ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन। दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन अकर ड्यू टू अदर डिसीज, यानी ये किस वजह से होते हैं, ये अदर डिसीज की वजह से। यानी आप ट्यूबरकुलोसिस मतलब जो ट्यूमर है उससे आप सफर कर रहे हो, या किडनी डिसीज से सफर कर रहे हो, या एंडोक्राइन या कार्डिक डिसऑर्डर से किसी भी डिसीज से सफर कर रहे हो, उसकी वजह से अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। ईटियोलॉजी की बात करें तो वही कि दिस टाइप ऑफ हाइपरटेंशन अकर ड्यू टू अदर डिसीज की वजह से होता है। जेनेटिक प्रॉब्लम हो गए, किडनी डिसीज हो गए, हाइपर थायरॉयडिज्म हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, स्लीप एपेनिया हो गया, एनसेट्स हो गए, ईस्ट्रोजन हो गए, सिम्पेटोमिमेटिक हो गए, स्टेरॉइड्स हो गए। अगर कोई भी अदर डिसीज की वजह से हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटेंशन क्रिसिस के बारे में। इट इज ए सीवियर कंडीशन इन विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर में लीड टू हार्ट स्ट्रोक, यानी ये एक सीवियर कंडीशन है जिसमें क्या है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है ये एक हार्ट स्ट्रोक की तरह, यानी हार्ट अटैक बोल लो या ब्रेन हेमरेज बोल लो, वो कंडीशन भी शो करा देता है इसमें। इन दिस कंडीशन ब्लड वेसल्स गेट डैमेज, इसमें क्या होता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से क्या होती है जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती है, इनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती है। 180 mmHg हो जाता है या उससे भी ज्यादा हो जाता है। इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर भी उनका इंक्रीज हो जाता है 120 mmHg से ज्यादा। Thus the heart fail to pump blood effectively to body, यानी ये क्या है जो हार्ट है वो फेल हो जाता है, यानी ब्लड पंप नहीं कर पाता है पूरे बॉडी पार्ट में, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे हाइपरटेंशन क्रिसिस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। तो देखिए, पैथोजेनेसिस द ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड बाय द फॉलोइंग थ्योरीज, यानी ये 3 थ्योरीज से रेगुलेट किया जाता है। एक हो गया सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, एक हो गया एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम, एक हो गया एक्टिविटी ऑफ रेनल फंक्शन या फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, ठीक है। ये 3 थ्योरीज से
बेसिस पे करते हैं, एक एक करके हम इनको डिटेल में देखेंगे। देखिए सबसे हम पहले बात कर लेते हैं सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज। ओवर एक्टिवेशन ऑफ एसएनएस इंक्रीज एड्रेनल सीक्रेशन, यानी क्या होता है जो सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, अगर ये ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाता है उससे क्या होता है, ये एड्रेनल सीक्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। देन द हार्ट रेट, देन उसके बाद हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है। देन द कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, उसके बाद कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है जो लीड करता है हाइपरटेंशन को। यानी इसमें क्या होता है, जो एसएनएस है ये एड्रेनलिन सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है इसमें, उसकी वजह से क्या होता है हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। हार्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होता है, जो कार्डिक आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि लीड होता है मतलब जो कि कॉज करता है हाइपरटेंशन। ठीक है, ये तो हो गया सिस्टमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटीज। अब देखिए सेकंड देखें एक्टिविटीज ऑफ वास्कुलर एंडोथेलियम। एंडोथेलियम डिस्फंक्शन इंक्रीज वैसो एक्टिविटी सब्सटेंस, यानी जो एंडोथेलियम है अगर ये डिस्फंक्शन करती है तो उससे क्या इंक्रीज होता है, वैसो एक्टिविटी सब्सटेंस जो कि है नाइट्रिक एसिड सीक्रेट विच कॉजेज वैसो कॉन्ट्रैक्शन, उनसे क्या होते हैं जो वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, उससे क्या होता है हाइपरटेंशन हो जाता है। और डिक्रीज वैसो डायलेटर नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन ये है। थर्ड कंडीशन की हम बात कर ले एक्टिविटीज ऑफ रेनल सिस्टम। द किडनी रिलीज रेनिन विच हेल्प एंजाइनोटेंसिनोजन टू कन्वर्ट इनटू एंजाइनोटेंसिन, यानी जो किडनी है ये रिलीज करती है रेनिन जो कि हेल्प करता है किसमें, एंजाइनोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करने में एंजिनोटेंसिन में। एंड देन इट कन्वर्ट इनटू एंजिनोटेंसिन 1, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है एंजिनोटेंसिन 1 में, एंड देन एंजिनोटेंसिन 2 एंड कॉन्स्ट्रक्ट ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर को कॉन्स्ट्रक्ट करता है। एंड एंजाइनोटेंसिन 2 ऑल्सो हेल्प टू मेक एडेलोस्टेरोन विच इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, यानी जो एंजाइनोटेंसिन 2 है इससे क्या होता है कि जो एडिलोस्टेरोन होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, वो मतलब वो हेल्प करते हैं ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करने में बाय रिटेनिंग सोडियम एंड वाटर दैट इंक्रीज ब्लड प्रेशर, यानी वो रिटेन करते हैं सोडियम एंड वाटर जिससे क्या होता है जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन तो ये है। ये तीन कंडीशंस की वजह से जो है ब्लड प्रेशर मतलब ये पैथोजेनेसिस है, यानी किस तरीके से होता है तो वो है ये। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है सिम्टम्स, यानी इनके सिम्टम्स क्या क्या हैं। देखिए सेवियर हेडेक होता है, चेस्ट पेन, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, ब्लर विजन यानी सपा नहीं दिखता है क्लियरली, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इनरेगुलर हार्ट बीट, कंफ्यूजन सा, नोसिया एंड वॉमिटिंग, डाइजीनेस, पेन इन नेक एंड बैक एंड सीजियो। ठीक है, ये सारी सिम्टम्स देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, हेडेक होता है, चेस्ट पेन, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन में। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी किसी भी तरह का दवाई नहीं लेना, यानी किसी भी तरह की थेरेपी मतलब कोई भी बिगड़ दवाई के सही करना, मतलब उसमें कोई भी आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ रही है तो उसे हम बोलेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसमें आप सिंपली अपना जो डेली रूटीन है उसी को चेंज करके या उसी में कुछ इम्प्लीमेंट करके आपको जो है ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसे हम बोलेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। देखिए सबसे पहले आप डाइट चेंज कर सकते हो। ठीक है, ए प्री हाइपरटेंशन कैन कंट्रोल विथ हेल्थी डाइट, यानी जो प्री हाइपरटेंशन होती है इसको हम हेल्थी डाइट लेकर भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। टेकिंग डाइट लो इन सोडियम एंड हाई इन पोटेशियम, ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें सोडियम कम हो और पोटेशियम हाई हो। इस कॉल्ड डैश डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डैश बोलते हैं, जिसको क्या है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, और सेकंड हम बात करें एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटीज कैन लोअर ब्लड प्रेशर बाय डिक्रीजिंग बैड कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी एंड ओवरवेट, यानी आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे क्या है जो ब्लड प्रेशर है उसको कम कर देते हैं, जिससे किसके द्वारा होती है, अगर आप जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है उसकी वजह से, और ओबेसिटी और ओवरवेट होता है वो भी कम हो जाता है, उससे क्या है ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एलिमिनेटिंग स्ट्रेस यानी स्ट्रेस को कम करना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वे टू मैनेज बीपी, यानी अगर आपको बीपी को मैनेज करना है तो आप स्ट्रेस बिल्कुल कम लें, बिकॉज इन स्ट्रेस कंडीशन इन विच
एड्रेनलिन ग्लैंड प्रोड्यूस कोर्टिसोल हार्मोन, यानी जो एड्रेनलिन ग्लैंड होती है ये कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करती है जो कि ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करती है। मैनेज स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस को मैनेज करती है। दैट कॉज हाइपरटेंशन, वो क्या करती है, हाइपरटेंशन कॉज करती है। इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना भी जरूरी है। बाई एक्सरसाइज से कर सकते हो, मेडिटेशन से आप कर सकते हो। स्टॉप स्मोकिंग, और एक और बात ये है कि आप स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग इंक्रीज सिंपैथिक नर्वस एक्टिविटीज, यानी जो सिंपैथिक नर्वस एक्टिविटीज होती हैं जो हमने पहले बात की थी, जो कि इंक्रीज करती है हार्ट रेट को और वो कॉज करती है हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी। स्टॉप एल्कोहल, एल्कोहल भी आपको स्टॉप करना पड़ेगा, यानी एल्कोहल कंजप्शन आपको कम करना पड़ेगा। ड्रिंकिंग ए लॉट ऑफ एल्कोहल कॉन्स्ट्रक्ट ब्लड प्रेशर, यानी अगर आप ज़्यादा एल्कोहल ड्रिंक करते हो तो वो क्या करते हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रक्ट करते हैं और इंक्रीज करते हैं ब्लड प्रेशर को। आप एल्कोहल ही बंद कर दोगे तो ऐसी कोई कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये तो हो गई नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हाइपरटेंशन, यानी आप डायूरेटिक दे सकते हो। ये जो ड्रग हैं ये सारे एग्जांपल्स हैं डायूरेटिक्स के। अल्फा ब्लॉकर दे सकते हो, बीटा ब्लॉकर दे सकते हो, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर दे सकते हो, कैल्शियम चेन ब्लॉकर दे सकते हो, एंजाइनोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम इनहिबिटर दे सकते हो, एंजाइनोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी दे सकते हो और वेसोडाइलेटर दे सकते हो। ठीक है, ये सारे ड्रग्स आप दे सकते हो। ये हो गए फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताइए हाइपरटेंशन का, तो आपको ये बताने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए हमने पूरा जो हाइपरटेंशन है उसके बारे में बात की। ठीक है, हाइपरटेंशन के बारे में हमने डिटेल में बात की, उसे मतलब जो क्लासिफिकेशन क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी हाइपरटेंशन केसेस और पैथोजेनेसिस क्या है उसकी, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखे, नॉन फार्माकोलॉजिकल देखे और फार्माकोलॉजिकल भी देखे। अगर आप इनकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।